हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं निकेत अवस्थी फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल अवस्थी क्लासेस में। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम के मतलब को जान लिया है। हम लोगों ने देख लिया है कि क्या मतलब होता है डबल एंट्री सिस्टम का, उसमें हम कैसे स्टेप वाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा प्रीवियस वीडियो में कि कैसे सबसे पहले किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है। सेकंड नंबर पर उसका हमको करना है मनी मेजरमेंट कि भाई उसका मॉनेटरी इवैल्यूएशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन में काउंट हो सकती है। ठीक है, ये दोनों स्टेप करने के बाद में हमने प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन किया, जिसे हम कहते हैं सब्सिडरीज बुक या जनरल एंट्री। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को वेरी फर्स्ट टाइम जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जनरल एंट्री कहते हैं। अभी जनरल एंट्री बनाने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं। और आज का वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे यही इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। लेजर कैसे बनता है हम लोगों ने देख लिया था कि जनरल एंट्री या सब्सिडरीज बुक के बेसिस पे हम लेजर बनाते हैं। और जितने भी सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, उन्हें हम एक जगह पे रखते हैं। उसे हम कहते हैं कि हमने लेजर बनाया है, पर्टिकुलर हेडिंग्स के साथ लेजर बनाया है और वहां से बैलेंसेस फाइंड आउट किए हैं। और इन बैलेंसेस के बेसिस पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारे आगे के बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसे हम फाइनल अकाउंट कहते हैं, उसको बनाने का बेस होता है। साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम अभी तक के वर्क अकाउंटिंग प्रोसेस को चेक कर सकें अर्थमेटिकली, ये सारा वर्क जो हमने किया है ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो वहां पर एक कंसेप्ट है कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। अगर ट्रायल बैलेंस में टू साइड होते हैं और ट्रायल बैलेंस के टू साइड जो है अगर उनका बैलेंस एग्जैक्ट इक्वल आ जाए, सारे ही बैलेंसेस को सही जगह पर प्लेस करने के बाद में, तो हम कहते हैं कि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को प्रूव कर लिया। और ये पॉसिबल होगा कि हम वहां पर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, कैसे जनरल एंट्री, कैसे लेजर, सब कुछ सीखेंगे। और मैंने आपको कहा कि जनरल एंट्री बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पढ़ना ही पड़ेगा, उन रूल्स को हमें लर्न करना पड़ेगा और उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीख जाएंगे। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। बहुत क्लियर है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और आज हम देखेंगे कि कैसे अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे अकाउंट्स का, और अच्छा मतलब आपको बनने लगेगा जब आप वहां पर न्यूमेरिकल टर्म सॉल्व करने लगेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को अगर देखेंगे और साथ में देखेंगे कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को मेजर क्लासिफिकेशन जो है वो टू ब्रॉड कैटेगरीज में। पहला है पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वर्ड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, टू ब्रॉड कैटेगरीज में। फर्स्ट वन देखते हैं, लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर हम मिस कर देते हैं, इस वीडियो को नहीं देखते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हमारे लिए तकलीफ बढ़ जाएगी जैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री आप लोगों से तभी बनेगी जब आप यहां पर डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और रूल्स को लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, और आपसे बनने लगेगी आगे जो कि हम करने वाले हैं जनरल एंट्रीज। तो यहां पर अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन टू ब्रॉड कैटेगरीज में, और कैटेगरीज में पहले नंबर पे है पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा। पर्सन को हमने यहां पे अकाउंट्स में तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन नेचुरल पर्सन, सेकंड वन आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अभी रियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होते हैं? रियल पर्सन जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जो एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग है। एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग है मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, जितने लोगों को आप मिलते हैं, आपके सारे फ्रेंड्स हो गए, सारे स्टूडेंट्स हो गए स्कूल के, ये सब पर्सन है। पर्सन मतलब एक जीता जागता इंसान भाई, जो हाड़ मांस का बना हुआ है, जो सांस ले रहा है, जो लोगों से बात कर रहा है, सबको ये सारे कवर होते हैं पर्सनल अकाउंट में। अकाउंट्स में हमें पर्सनल अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट के लिए सेपरेट गोल्डन रूल बना हुआ है। बिजनेस में बिजनेस करने वाले जो होंगे वो पर्सन ही तो होंगे जो बिजनेस को करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पर्सनल अकाउंट का मतलब हमने देख लिया कि तीन टाइप की होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है नेचुरल पर्सन, जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग होते हैं, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अभी पर्सनल अकाउंट में जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, या आप, मैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, सबके नाम लीजिए, सारे ही कवर होते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो नेचुरल पर्सन का डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है कि जितने भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, वो सब पर्सनल अकाउंट में कवर होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, जो एक्चुअल में ऐसा पर्सन जो जन्म नहीं लिया है, जिसको किसी नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते, एक ऐसा पर्सन जिसका जन्म तो हुआ है, जिसकी बर्थ तो हुई है, लेकिन वो हुआ है बाय लॉ। मैंने आपसे क्या कहा
द पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, एक ऐसा पर्सन जिसे लॉ ने बनाया है। जैसे हम बात करते हैं कि एक कंपनी बन जाती है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने देखा है कंपनी होती है, और कंपनी जो होती है वो वहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसका जन्म होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करते हैं तो एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है इंडियन कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं, और कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन तो है, लेकिन बाकी मेंबर से वो अपने आप को सेपरेट डिस्टिंक्शन करती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, अगर हम पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, मतलब उसे एक हम अलग पर्सन काउंट करते हैं और उसके बिहाफ में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन वो है जो कि पर्सन क्रिएट किया है लॉ ने, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए हमने वहां पे एक आर्टिफिशियल पर्सन बना लिया है। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि वो स्कूल हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप हर बार अपने आप को कोरिलेट करते हैं कि भाई हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हम बोलते हैं आप स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल ने आज हमसे ये कहा है, स्कूल में हमें ये करना है। तो स्कूल को आप एक आर्टिफिशियल पर्सन मान सकते हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया गया है, उसके पीछे बहुत सारे लॉ हैं, तो हम कहते हैं कि क्रिएटेड बाय लॉ है। तो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, इन्हें भी हमें पर्सनल अकाउंट में पढ़ना है, इनकी भी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन देखनी है। जैसे कि हम बात करते हैं बैंक, अभी बैंक जो हो गया है वो हम आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट होता है, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है, जो फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है, आरबीआई जिसे हम कहते हैं, उसने बनाया है बैंक, और बहुत सारे बैंक होते हैं। तो नॉर्मली जब हम कहते हैं कि हम बैंक जा रहे हैं, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक हमसे इतना ब्याज ले रहा है, बैंक में हम इतना डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम जो यहाँ पर एक पर्सन के साथ डीलिंग कर रहे हैं उसे बैंक कहते हैं। और बैंक कोई रियल पर्सन तो है नहीं, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो बैंक यहाँ पर जो पर्सन है उसे हम कहते हैं कि बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, और डेफिनेटली आर्टिफिशियल पर्सन वो है जो क्रिएटेड बाय लॉ है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझ आ गया कि आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा पर्सन जो है वह है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन काम आएंगे तब जब आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट समझ लेंगे, इसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और समझ में अच्छे से आएगा। फिलहाल मतलब बता देता हूं मैं आपको। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप हमने बनाया है जब हम अपने बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस को टाइम पर नहीं पेमेंट करते हैं। पहला हो गया कि जो बिजनेस में एक्सपेंडिचर होने थे उन्हें हम टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। टेक्निकल टर्म में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, किसी भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट अगर टाइम पर नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। द एक्सपेंसेस विच इज नॉट येट पेड ऑन टाइम सिंपली कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस की ड्यू डेट है, हमने कहा है कि एक अकाउंटिंग ईयर है और अकाउंटिंग ईयर हमने डिसाइड किया कि 31 मार्च को या 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। अभी 31 मार्च या 31 दिसंबर तक आपने जो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था, आपने उसको नहीं किया, जबकि आपको करना था, जो कि इस ईयर से रिलेटेड है। क्योंकि हम पढ़ते हैं एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया कि जो एक्सपेंडिचर जिस ईयर का है, जो इनकम जिस ईयर की है, उसको उसी ईयर में बुक करना है, भले आपने उसका पेमेंट किया हो चाहे आपने पेमेंट रिसीव की हो। तो पेमेंट आपने कर देनी चाहिए थी, भले आपने नहीं की, या आपको इनकम रिसीव्ड हो जानी चाहिए थी, आपने इनकम रिसीव्ड नहीं की, लेकिन वो इस ईयर से रिलेटेड है, तो वो कहलाती है एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब हमें सैलरी का पेमेंट करना था टिल 31 मार्च, आपने सैलरी का पेमेंट नहीं किया, लेकिन सैलरी क्योंकि आपकी इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है, इसलिए उसे हम कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि आपने अभी तक सैलरी का पेमेंट नहीं किया, आपको पेमेंट कर देना था। ठीक ऐसे अगर हम बात करते हैं कि हमारी कोई इनकम थी, इनकम अभी तक हमें नहीं मिली, तो इनकम विच इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम आप लोगों ने अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक आपको इनकम मिली नहीं है, ऐसी इनकम को हम कहते हैं अनअर्न्ड। ऐसी इनकम को हम कहते हैं एक्रूड इनकम, की इनकम हमने जनरेट कर ली है। भाई एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करना था, काम कर दिया है, हमारा जो एम्प्लॉयर है हमें सैलरी नहीं दे रहा है, तो आखिर इनकम तो आपने जनरेट कर ली है एक पर्टिकुलर टाइम की, अब वो जब आपको मिलेगी तो वो कहलाएगी एक्रूड इनकम। ऐसे केस में जब हम किसी चीज़ का पेमेंट करना था नहीं कर पाते हैं, या जो अमाउंट आपको रिसीव करना था आप नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का, जो हमारे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड वाले कंसेप्ट में आता है काम। इतना ही समझिए, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल टर्म की तरफ आगे चलेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बारे में आपको अभी इतना ही जानना है जो कि कवर होते हैं पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि अभी मैंने आपसे बहुत टेक्निकल टर्म यूज कर दिया कि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आपको सब समझ में आने वाला है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सब समझ में आएगा लेकिन धीरे धीरे। तो आपको फिलहाल अभी देख लेना है कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, किसी पर्सन से कवर होते हैं। नीचे रूल लिखा हुआ है, थोड़ा वेट करते हैं, रूल भी पढ़ेंगे।
करेंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारे पास दूसरा अकाउंट है जिसे हम कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट वो है जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, डेफिनेशन बहुत क्लियर है, जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है उसे हम कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे हमने किसी बिल्डिंग को परचेस कर लिया, हमने किसी मशीनरी को परचेस कर लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, हमने अपने बिजनेस से गुड्स को सेल कर दिया। तो जो गुड्स का सेल कर रहे हैं या जो बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं ये तो पर्सन नहीं है, ये तो हम कहते हैं कि ये तो कोई टेंजिबल थिंग है जिसे हम देख सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो इम्पर्सनल अकाउंट्स में हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, जिसे हम कहते हैं रियल अकाउंट और दूसरा कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, बहुत क्लियर डेफिनेशन है रियल अकाउंट की। कोई भी ऐसा अकाउंट जो रियलिटी में है, जो सच में है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। बस इतना ही समझना है आपको, रियल में होता है इसलिए इसका नाम रियल अकाउंट पड़ गया। अब रियल में होता है, कैसे होता है, मैंने अभी आपसे कहा कि भाई ये मार्कर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक मार्कर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रियल है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये रियल अकाउंट है। रियल का मतलब हो गया बिजनेस में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारा ऐसा गुड्स होता है, ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम बिजनेस में यूज करते हैं, वो सब बिजनेस के लिए रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट, द थिंग्स विच वी कैन सी, टच एंड फील इज सिंपली कॉल्ड रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के बारे में आप देखेंगे तो 2 टाइप से, जैसे पर्सनल अकाउंट को हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वैसे ही रियल अकाउंट को हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब द थिंग्स विच यू कैन सी, टच एंड फील। टेंजिबल मतलब दृश्य, विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एक ब्लाइंड पर्सन भी इस मार्कर को पकड़ेगा और उसको थोड़ा भी सेंस ऑफ ह्यूमर है तो वो बता देगा कि भैया ये मार्कर है, उसकी आंख नहीं है। इसका मतलब है कि हम रियल में उसको देख सकते हैं। तो द थिंग्स विच वी कैन सी, टच एंड फील इज सिंपली कॉल्ड रियल टेंजिबल अकाउंट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इनटेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब ऐसे अकाउंट से होता है जो है तो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हमने उसको, जैसे हमने बिल्डिंग परचेस की, लैंड परचेस की, मशीनरी परचेस की, फर्नीचर परचेस किया, तो बिजनेस से हमने पैसा बाहर दिया और बिजनेस के अंदर में हमने उस पैसे को कन्वर्ट कर लिया दूसरे फॉर्म में। बिजनेस से कैश गया और बिजनेस में एसेट्स आ गए, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई। वैसे ठीक ही बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है लाइसेंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के रन करने में हमारी हेल्प करती हैं, ज़रूरी होती हैं बिजनेस को करने के लिए। ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, ये सारी बिजनेस की इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। आपने इनको लेने के लिए वहाँ पर पेमेंट तो किया है, लेकिन आपको एग्जैक्ट रियल में कुछ नहीं मिला है, हम इसे फिर भी रियल में काउंट करते हैं। जैसे बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस ज़रूरी था, आपने एक मोटी रकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जाकर ऑफिस में, जो भी रिस्पेक्टिव ऑफिस होगा वहाँ पर आपने जमा कर दी है, और वहाँ से आपको एक लाइसेंस मिल गया कि हाँ ये लाइसेंस है, आप बिजनेस को इतने से इतने टाइम तक कर सकते हैं। बाद में लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है, फिर वहाँ पर हम फिर से पेमेंट करेंगे। लेकिन यही मैं जो अमाउंट मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लाइसेंस लेने के लिए जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी थी वहाँ पे सबमिट किया, जमा किया, अगर यही अमाउंट मैं किसी फर्नीचर को परचेस करने में खर्च करता तो फर्नीचर दिखता कि बिजनेस में आया है, काफ़ी बड़ा फर्नीचर बिजनेस में आया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने लाइसेंस लेने के लिए पैसा तो दिया, लेकिन वापसी में एक सिंपल कागज़ का टुकड़ा मिल गया है जो इस बात के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को आप कर सकते हैं, उसे हम लाइसेंस कहते हैं। इस इंटेंजिबल एसेट्स का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो तो सिंपल एक कागज का टुकड़ा है जो कि हमने नेम शेक के लिए रखा है कि बिजनेस का लाइसेंस है। एक्चुअल में अथॉरिटी प्रोवाइड हो जाती है बिजनेस को करने के लिए, और उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, नॉन विजिबल होता है, और ये भी कवर होता है हमारे लिए रियल अकाउंट में। तो 2 इंपॉर्टेंट अकाउंट आप लोगों ने देख लिए, पहला देख लिया पर्सनल अकाउंट, और दूसरा आप लोगों ने अकाउंट देख लिया जिसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, थोड़ा वेट करिए। नॉमिनल अकाउंट, अभी मैंने आपसे कहा रियल जो सच में होता है, जो एग्जैक्ट है, रियलिटी में होता ही होता है, लेकिन इसकी जस्ट अपोजिट बात करते हैं। एक ऐसा भी अकाउंट हमारे अकाउंट में होता है जब हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन बुक करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। एक्चुअल में जो अकाउंट है ही नहीं, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र के लिए, ऐसे अकाउंट जिसका होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे जब फर्क नहीं पड़ता तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, यही स्पेशलिटी है अकाउंट्स की कि हमें कई बार ऐसे अकाउंट्स भी पढ़ने पड़ते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए, उनका हम टर्म यूज़ करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि हमने सैलरी की पेमेंट की, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमने अपने बिज़नेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर जो मंथ होता है, टाइम पीरियड बीतने के बाद में उन्होंने जो वर्क किया है, उस वर्क के बदले उन्हें हम सैलरी का पेमेंट करते हैं, वेजेस का पेमेंट करते हैं, कमीशन का पेमेंट करते हैं। हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग के रेंट का पेमेंट करते हैं, हम वहाँ पर किसी फेयर का पेमेंट करते हैं, वेजेस का पेमेंट करते हैं। ये सारे ही जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे
वो सैलरी हो, चाहे वो वेजेस हो, ये सारे ही जो होते हैं, क्या आपने इन्हें कभी देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि सैलरी कैसी दिखती है? क्या आपने कभी देखा रेंट कैसा दिखता है? नहीं नहीं नहीं, हमने ये सब कुछ भी नहीं देखा है। इट मीन्स कि ये सिर्फ हमारे लिए नॉमिनल है, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए है। एक्चुअल में हो क्या रहा है वो समझते हैं। मैंने सैलरी की पेमेंट की तो मैंने सैलरी वैलरी की पेमेंट नहीं की, मैंने अपने बिजनेस से कैश का पेमेंट किया। मेरे बिजनेस से कैश बाहर गया क्योंकि मैंने अपने वर्कर से काम कराया था। मैंने रेंट का पेमेंट किया क्योंकि मैं इस बिल्डिंग को यूज करता हूं। मैंने वेजेस का पेमेंट किया क्योंकि मैं अपने वर्कर से काम करवाता हूं। मैंने बहुत सारे अदर एक्सपेंडिचर किए क्योंकि मैं उनसे कुछ बेनिफिट लेता हूं। तो अल्टीमेटली मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो कैश में कर रहा हूं, और वो कर रहा हूं किस अलग अलग फील्ड में, ये हमने नाम दे दिया है। अब नाम क्यों दिया है? अगर मैं अपने एम्प्लॉय से काम कराता हूं और उसके बाद में अपनी पेमेंट को वहां पर नाम नहीं देता हूं तो एम्प्लॉयज ये बता ही नहीं पाएंगे कि भाई ये किस चीज का पैसा मुझे मिला है। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि मैंने अपनी पेमेंट को सुटेबल टाइटल प्रोवाइड करने के लिए, पहला, या दूसरा मैं कहूं कि मैंने अपनी पेमेंट को वहां पर उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए मैंने वहां पर उसका नाम रख दिया है, ताकि मैं अपनी पेमेंट को कन्वीनियंट वे में रिकॉर्ड कर सकूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो मैंने कह दिया कि मैंने नॉमिनल अकाउंट का यूज किया है। और नॉमिनल अकाउंट में जो भी मैं पेमेंट करता हूं वो सारी ही पेमेंट करता हूं मैं कैश में। तो बहुत क्लियर हो गया कि नॉमिनल अकाउंट अल्टीमेटली अकाउंट वो जिसमें पेमेंट बिजनेस से होगी, या ऐसा नहीं है कि पेमेंट करनी है। कई बार हम रिसीव भी करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमने वहाँ पर इनकम रिसीव कर ली, अगर हम मानते हैं कि हमारी खुद की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में एक पार्ट में में बिजनेस चल रहा है, बाकी की पार्ट में हमने किराए पे दे रखी है, वहाँ से जो रेंट मिल रहा है वो इनकम हो गई हमारे लिए। तो इनकम जो मिल रही है, लेकिन आपको लगेगा देखिए कि भाई इनकम कुछ नहीं मिल रही है, आपको तो कैश मिल रहा है। जो आपका टेनेंट है, किराएदार है, वो महीना खत्म होने के बाद में, भाई ये लीजिए सर आपका इनकम, ये रेंट हो गया, तो रेंट मुझे मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली मुझे रेंट नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। मैं रेंट पेमेंट करता हूं तो मैं रेंट का पेमेंट नहीं करता, मैं कैश का पेमेंट करता हूं। मैंने आपसे कह दिया कि एक ऐसा अकाउंट जो हमारी पेमेंट को कन्वीनियंट बनाता है, हम सुटेबल टाइटल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पेमेंट होती है कैश के फॉर्म में, और उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस वीडियो में हमने बहुत टेक्निकल टर्म डिस्कशन किए हैं और आपको ये टर्म आने ही चाहिए, क्योंकि जैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन सारे ही टर्म्स को आइडेंटिफाई करना होगा, और वो करना होगा आपको, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप सारे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को समझ लेंगे। फिर आपको वहां पे देखना है कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। और जब आप किसी भी अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको पढ़ने हैं उसके रूल पढ़ें। इसके पहले फिर से रिकॉल करा देता हूं। पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन को, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, जो क्रिएटेड बाय लॉ है, वो हमारे लिए पर्सन है। इसके अलावा मैंने आपसे कह दिया राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो हम सब है वो रियल पर्सन है। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट में कवर होते हैं। अगर हम रियल अकाउंट की बात करते हैं तो हमारे पास में कंप्यूटर, टाइपराइटर, बिल्डिंग, हमारे बिजनेस में टेबल, चेयर, हम जो गुड्स यूज करते हैं, इवन जो बिजनेस का कैश होता है, ये कैश भी रियल अकाउंट में काउंट होता है। अब एक नया कंसेप्ट आ गया है, डिजिटल कैश। अब नॉर्मली डिजिटल कैश ज़्यादा चलता है, लेकिन डिजिटल कैश वो होता है जो एग्जिस्टेंस में होता ही नहीं है। आपको फिर भी कैश को यहाँ पर रियल अकाउंट में ही काउंट करना है कैश के लिए, डिजिटल होने के बाद, क्योंकि रियल कैश वो तो दिखेगा, लेकिन जो डिजिटल कैश है आपको उसे भी रियल ही मानना है, क्योंकि बिजनेस में अल्टीमेटली उसका एग्जिस्टेंस कैश के फॉर्म में है। इसके अलावा मैंने आपसे कह दिया कि जो भी टेंजिबल थिंग होंगी बिजनेस के लिए, एसेट्स होंगी, वो सब हमारे लिए कहलाएंगे रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट जिसमें हम पेमेंट करेंगे, या तो हमें इनकम मिलेगी, या तो लॉस होगा, या तो इनकम होगा, और इनका पेमेंट कैश के फॉर्म में होगा। रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब चीजें हम यूज करते हैं नॉमिनल सिर्फ पेमेंट को नाम देने के लिए, और पेमेंट होता है कैश फॉर्म में। तो माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या क्या करना है। अब देखते हैं रूल। अगर आप पर्सनल अकाउंट का रूल देखते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस का एग्जिस्टेंस जो होता है वो पर्सन से ही होता है। कोई पर्सन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और वहां पर सेपरेशन करता है बिजनेस से। तो बिजनेस और बिजनेसमैन 2 पर्सन हो गए। बिजनेसमैन जो हो गया वो हमारे लिए हो गया नेचुरल पर्सन, लेकिन जो बिजनेस है हमने एज्यूम कर लिया कि भाई ये बिजनेस है, इस बिजनेस को करना है, तो ये बिजनेस जो हमारे लिए है इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। जो भी पर्सन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होंगे, इनके लिए रूल बना हुआ है डेबिट द रिसीवर, ये कहलाते हैं गोल्डन रूल। अब आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म और याद रखना है, जब भी हम किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आज से, आज डेट नोट कर लीजिए 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स, और आज से आपको अपने आप को ट्रीट करना है एज अ
बिजनेसमैन। अब आज से आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो ये सोच के करेंगे कि आप हैं बिजनेसमैन। आज से आपको बिजनेसमैन ट्रीट करना है, बहुत आसान हो जाएगा सारे कंसेप्ट को समझना। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो हमारे पास में गोल्डन रूल है वो कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मतलब हमारे हिसाब से कौन, मतलब कि हम बिजनेसमैन, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चेक करना है कि रिसीवर कौन है। तो बिजनेस में जो भी रिसीवर होगा उसे हमें कर देना है डेबिट। अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं क्रेडिट द गिवर, तो बिजनेस में जो गिवर होगा, जो हमारे बिजनेस को दे रहा होगा, उसे हम गिवर बोलेंगे और गिवर को कर देना है क्रेडिट। आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है अभी और फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस फॉर्मूले को एंट्रीज के साथ कैसे कोरिलेट करना है, कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन में इस फॉर्मूले का यूज करना है, सब कुछ बताऊंगा। अभी बेसिक है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए, अकाउंट्स पता होना चाहिए। वार्म अप करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर रूल है पर्सनल अकाउंट का। बिजनेस में जो रिसीव करेगा उसे हम रिसीवर बोलेंगे, उसे हमें डेबिट करना है। आप बिजनेसमैन हैं, अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट करिए। और बिजनेस में जो गिवर होगा उसे हमें करना है क्रेडिट। कैसे होता है, क्यों करते हैं, सब आंसर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है हमारे पास में पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही कह दिया है, हम पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हमें ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको और बता दूं। डबल एंट्री का मतलब मैंने आपको बता दिया, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होता है। अभी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होने का मतलब ये है कि हमारे पास डेबिट इक्वल्स टू, अभी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होने का मतलब होता है कि डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया बिजनेस की जो भी एसेट्स होंगी, या बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, या बिजनेस के जो भी लॉसेज होंगे, इन सबको हम डेबिट करते हैं और ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। इसके अलावा जस्ट अपोजिट कर दीजिए, बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज होंगी, जो जिसका पेमेंट हमें करना होता है, लाइबिलिटी टर्म को आप जान चुके हैं। इसके अलावा बिजनेस के लिए जो भी इनकम होंगी या बिजनेस के जो भी प्रॉफिट होंगे, इनको आपको हमेशा करना होता है क्रेडिट, और डेबिट करना होता है इन सब चीज़ों को। तो बिजनेस में जितने एक्सपेंडिचर, जितने हमारे लिए लॉसेज या जितनी बिजनेस की एसेट्स होंगी, इनका टोटल हमेशा इक्वल होगा बिजनेस की लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट के। तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट का कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अभी एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपको जानना जरूरी है कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट का मतलब होता है कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट में कोई एक अकाउंट डेबिट हो सकता है और कोई एक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, लेकिन उसका टोटल होगा इक्वल्स। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे अकाउंट हम डेबिट कर सकते हैं और किसी एक अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, तो इससे भी हम डबल एंट्री सिस्टम ही कहेंगे, क्योंकि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है, सारे टोटल डेबिट के इक्वल्स टू एक टोटल क्रेडिट का। तो ये भी हमारे लिए डबल एंट्री सिस्टम ही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमने किसी एक अकाउंट को डेबिट किया और हमने बहुत सारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया लेकिन इक्वल हो गया, इसे भी हम कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है। एक और है कि अगर हम कहते हैं कि हमने बहुत सारे अकाउंट को डेबिट किया है और हमने बहुत सारे अकाउंट को साइमल्टेनियसली क्रेडिट किया है, तो इसे भी हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इन चारों ही केसेस में आपको दिख रहा है डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक साइन जिसे हम कहते हैं इक्वल्स टू का साइन। तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होगा, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी होगी, और ये कंसेप्ट धीरे धीरे आपको और समझ में आने लगेगा। अभी तो थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा वेट करिए, पूरा समझ में आएगा। तो फिलहाल पर्सनल अकाउंट का रूल आपको समझ में आ गया है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप बिजनेसमैन, आपको अपने हिसाब से सोचना है कौन है रिसीवर कौन है गिवर, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। अब चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है, अगर नहीं देखा तो रिवाइंड कर लीजिए, मतलब क्लियर हो जाएगा। रियल अकाउंट का मतलब है जो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो बिजनेस करने के लिए ज़रूरी हैं। बिजनेस हवा में तो होगा नहीं मेरे बच्चों। बिजनेस करने के लिए रियल अकाउंट की बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक हर किसी के बिजनेस में होती हैं, वो होती है बिल्डिंग, बिजनेस में रखा हुआ फर्नीचर, वो काउंटर जिसके उस साइड में कस्टमर होता है, इस साइड में हम होते हैं, वो सेल्फ या रैक जो हमने बिजनेस में लगाए हैं जिसमें हमने गुड्स को सजाया है और कस्टमर को हम दिखाते हैं, ये सब रियल अकाउंट है। बिजनेस में लगा हुआ फैन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, सब कुछ वहां पर रियल अकाउंट है। और बिजनेस में रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन। आप बिजनेसमैन हैं, आपको सोचना है कि आपके बिजनेस में व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, जो बिजनेस में आ रहा है आपको उसको कर देना है डेबिट। बहुत क्लियर है, जो बिजनेस में आ रहा है तो डेफिनेटली आ रहा होगा तो आपने उसके लिए एक्सपेंडिचर किया होगा, और जब वो बिजनेस में एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो बिजनेस में एसेट्स आ रही होगी। तो इसे हम कहते हैं कि वट एवर कम्स इन द बिजनेस, तो जो भी बिजनेस के अंदर आएगा वो हमारे लिए है रियल अकाउंट, और उसे हमें करना है डेबिट। क्योंकि देखिए रूल क्या लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करना है उन चीज़ों को जो बिजनेस के अंदर कम्स इन है, जो बिजनेस के अंदर आ रही हैं उसे आपको करना है डेबिट। जस्ट अपोजिट देखते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपको करना है क्रेडिट उन सब चीज़ों को जो बिजनेस से जा रही हैं। व्हाट गोज
गोज आउट आपको पता चल जाएगा जब आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन देखेंगे तो क्या जा रहा है बिजनेस से और उसको आपको कर देना है वहां पर क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया हमारे लिए रियल अकाउंट का रूल। अब चलते हैं नॉमिनल अकाउंट में, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ पेमेंट को टाइटल प्रोवाइड करने के लिए हमने नॉमिनल अकाउंट का यूज किया है। अब अगर लिखा है सैलरी पेड तो आपने सैलरी वैलरी का पेमेंट नहीं किया है, आपने पेमेंट किया है कैश का, लेकिन आपने सुटेबल वहां पे वर्ड दिया है कि सैलरी पे किया। अगर किसी सैलरी पेड एम्प्लॉय को आप कहेंगे कि ये लो भैया अपना रेंट ले लो, अपना किराया ले लो, अपना कमीशन ले लो, तो सुनने में मजा नहीं आता, जमती नहीं है बात। तो हमने वहां पर सैलरी वर्ड यूज किया है। हम पेमेंट करना चाहते हैं नॉमिनल अकाउंट का, और नॉमिनल अकाउंट में हम जो भी पेमेंट करेंगे या बिजनेस में जो भी इनकम रिसीव करेंगे वो हम करेंगे ऐसे में। तो नॉमिनल अकाउंट में हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है, डेबिट कर देना है आपको बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे या बिजनेस में कई बार लॉसेस हो जाते हैं, तो बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस और बिजनेस में होने वाले लॉसेस को आपको करना है डेबिट। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि सैलरी का पेमेंट हुआ, तो सैलरी का पेमेंट जब हम किसी को करते हैं इट मीन्स कि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो आपको सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि आपने सैलरी का पेमेंट किया है और सैलरी आपके बिजनेस के लिए है एक्सपेंसेस। तो बिजनेस की जो एक्सपेंसेस होंगी या जो लॉसेस होंगी उसको आपको डेबिट कर देना है। वहीं जस्ट अपोजिट अगर बिजनेस में कोई इनकम या प्रॉफिट हो रही है, बिजनेस में हो रही है, आप बिजनेसमैन हैं, आप जान सकते हैं कि बिजनेस में क्या इनकम है या क्या प्रॉफिट है, और उसको आपको कर देना है यहां पर क्रेडिट। तो क्रेडिट और डेबिट के कंसेप्ट बहुत सारे हो गए हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और यहीं पे क्लियर कर देता हूं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास उतना ज़्यादा स्पेस बच सके। एक्सपेंसेस और लॉसेस में डिफरेंस भी आप जान लीजिए। एक्सपेंसेस और लॉसेस का सीधा मतलब होता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सर्टेन होते हैं। आप घर में रह रहे हैं, आपके ट्यूशन की फीस, आपके स्कूल की फीस, आपके घर में जो ग्रोसरी सामान आ रहा है वो, आपके घर में जो दूध वाला आता है उसके दूध का बिल, आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, टेलीफोन रिचार्ज कराते हैं, टाटा स्काई डीटीएच का रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, न्यूज़पेपर का पेमेंट करते हैं, ये सारे ही खर्चे सर्टेन है। आपको पता है कि विद इन स्पेसिफिक डेट आपको इसका पेमेंट कर देना है। और ये आपने क्यों एक्सपेंडिचर किए? क्योंकि इसके बदले में आप या तो कोई गुड्स ले रहे हैं तो कोई सर्विसेज ले रहे हैं। दूध वाला आता है, दूध दे के जाता है, उसके बदले आप पेमेंट करते हैं, तो आपने उसके मिल्क को यूज़ किया। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं, हम बिजली यूज़ करते हैं, उसके बदले हम पेमेंट करते हैं। मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल की सर्विसेज यूज़ करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, कॉलिंग करते हैं, उसके बदले पेमेंट करते हैं। तो ये सब बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। लेकिन बिना कुछ किए ही बिजनेस में हमारे लिए लॉस हो जाए, बिजनेस में आग लग जाए, बिजनेस में चोरी हो जाए, तो ये है कि जहां पर हमने कुछ पेमेंट नहीं किया, हमें कुछ मिला नहीं और बिजनेस में चीज़ें लॉस हो गई। डिफरेंस क्या है? एक्सपेंसेस को प्री डिटरमाइन कर सकते थे कि भाई फला फला डेट को फ्यूचर में हमको इस चीज़ का पेमेंट करना है, लेकिन लॉसेज जिसको हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, अनसर्टेन होते हैं। लॉसेस के बारे में अगर हम जान ही जाते हैं कि ये लॉस कब होगा तो वो लॉस होता क्यों? ऐसे में लॉस जो होता है वो अनसर्टेन होता है। लॉस में जो क्वांटम ऑफ अमाउंट है कि हमें इतने का लॉस होगा, ये भी बता पाना पॉसिबल नहीं है, जबकि एक्सपेंसेस की केस में बिल्कुल पॉसिबल है कि हमें इतना इतना अमाउंट इस डेट को पेमेंट करना है। तो लॉसेज जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, प्री डिटरमाइन होते हैं, इनका हम अकाउंटिंग वैल्यूएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऑकर होने के पहले, मतलब वो घटना घटने के पहले कि कितना लॉस होगा नहीं बता सकते। अगर हम बात करते हैं इनकम या प्रॉफिट की, तो इनकम जो होता है ये ठीक होता है हमारे लिए वैसा जैसे कि हम एक्सपेंस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक ऐसे ही हम अपने बिजनेस में होने वाले इनकम का भी कर सकते हैं। इनकम, मैंने अपने बिल्डिंग को रेंट पे दिया है, अब मुझे पता है कि इस बिल्डिंग से एट द एंड ऑफ मंथ मुझे इतना रेंट मिलेगा, मतलब फिक्स्ड है। मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ और वहाँ से मुझे एट द एंड ऑफ मंथ मुझे कितनी इनकम मिलेगी सैलरी के फॉर्म में, वो मुझे पता है। इनकम वो जो प्री डिटरमाइंड हो, जिसका अकाउंटिंग वैल्यूएशन मॉनेटरी टर्म में आप कर सकते हो, ये सब इनकम है। लेकिन वही हम बात करते हैं प्रॉफिट की। आप में से बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं पहले से, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं पहले से बता सकता हूं कि मुझे इतना इनकम इतना रेंट मिलेगा, लेकिन क्या आप मुझे पहले से बता सकते हैं कि आपके बिजनेस में आज कितना प्रॉफिट होने वाला है या एट द एंड ऑफ ईयर कितना प्रॉफिट होगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एक एक्सपेक्टेड अंदाजे का अमाउंट बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर आप बता नहीं सकते, क्योंकि भाई कितने कस्टमर आएंगे बिजनेस में और कितनी डीलिंग होगी, ये तो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद, पहले नहीं, अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद बता सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस में जो चीज़ें प्री डिटरमाइन हो जाएं, जिसका हम पहले से अकाउंटिंग वैल्यूएशन कर सकें, मनी मेजरमेंट कर सकें, उन्हें हम कहते हैं इनकम। और जिसका पॉसिबल ना हो पाए लेकिन बिजनेस के बेनिफिट के लिए हो रहा हो, उसे हम कहते हैं इनकम। तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम सीखेंगे कि कैसे मेंटेन करते हैं अकाउंट्स, कैसे जनरल एंट्री पास करते हैं, कैसे डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं। उस वीडियो को देखने के पहले आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि जब आप एकदम अप टू डेट हो जाएंगे कि हाँ ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट
होता है, ये रियल है, ये पर्सनल है, ये नॉमिनल है, तो और ये सारे रूल्स आपको रट जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना। तो मैं आपको छोड़ के जाता हूँ यहीं पे, और आप मुझसे कमिटमेंट करिए कि आप सारे इस वीडियो को देखने के बाद में रूल्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो रिपीटेडली देखते रहिएगा। बाय बाय।